राम राम भाई सभी को। स्वागत है आपका फिर से। तो भाई कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ भाई सभी बढ़िया होंगे। तो भाई जैसे कि आप सभी के कल से मैसेज आ रहे थे जब से मैंने वीडियो डाली थी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट हो गई है, तो आप लोगों के कंटिन्यूसली मैसेजेस आ रहे थे जो डिफरेंट टाइप्स की क्यूरीज़ हैं। मेनली 3-4 प्रकार की क्यूरीज़ ही हैं आप सभी के, जिसके ऊपर सभी को डाउट आ रहे थे। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको सिर्फ एक ही रिप्लाई कर रहा था कि भाई शाम तक क्लैरिफाई हो जाएगा, कोई ना कोई नोटिस ज़रूर आएगा मेरिट लिस्ट को क्लैरिफाई करने का। तो शाम को नहीं आया था भाई, अभी तुरंत अभी भाई शाम के 4 बजे हैं, 2 अक्टूबर है भाई आज, और ये नोटिस आ गया है भाई फुल्ली क्लैरिफिकेशन का DHE एडमिशन्स वाली साइट पे। और ये ऑफिशियल नोटिस है भाई हायर एजुकेशन हरियाणा की तरफ से। इसको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ वीडियो के अंदर, और आपकी मेनली सभी क्यूरीज़ को मैंने नोटबुक में नोट कर रखा है भाई। सीरियल वाइज आपकी जितने भी क्यूरीज़ हैं उन सभी को वन बाय वन सोल्व करने की कोशिश करूँगा भाई। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मोस्टली क्यूरीज दूर होने वाली हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले ये लेटर या फिर ये नोटिस किसने भेजा है? तो ये भेजा है भाई हायर एजुकेशन हरियाणा के डायरेक्टर ने भेजा। किसको? प्रिंसिपल को, सभी कॉलेजेस के। लिख क्या रखे? क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन एडमिशन फॉर यूजी क्लासेस फॉर द सेशन 2020-2021। भाई सेंट्रलाइज्ड एडमिशन, ऑनलाइन एडमिशन हो रहे हैं भाई यूजी कोर्सेज के लिए, उन सभी के रिगार्डिंग जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है ना, उसको क्लैरिफाई करने की इन्होंने यहाँ पे कोशिश की है। तो सबसे पहले शेड्यूल देखो भाई। आप सबको पता है कि भाई यहाँ तक छोड़ दिया था उन्होंने कि भाई क्लासेस स्टार्ट कर देंगे भाई 13 अक्टूबर से, ओपन काउंसलिंग का कुछ नहीं बताया था। लेकिन इस नोटिस के अंदर उन्होंने सब कुछ क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। जैसे सबसे पहले 7 सितंबर से भाई फॉर्म शुरू हुए थे, 24 तक फॉर्म चले थे। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 से 27 तारीख तक हुआ था। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो बनने का प्रोसीजर था 28 से 30 था, और कल भाई लिस्ट आ गई थी। और अब सबमिशन ऑफ फीस 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर। भाई आप सबको पता है कि भाई 1 से 5 होने थे, लेकिन 1 तारीख को फीस का कोई ऑप्शन नहीं आया था, इसलिए आज यानी 2 तारीख से स्टार्ट हुई है, तो 2 से 6 इन्होंने कर दिया है। उसके बाद सेकंड प्रिपरेशन होएगी मेरिट लिस्ट की, वो 7 अक्टूबर को होगी, और भाई 8 अक्टूबर को आपकी बीच सेकंड लिस्ट आने वाली है। सेकंड लिस्ट की फ़ीस पेमेंट 8 से 12 तक आप कर सकते हैं। डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट भाई, अगर वैकेंट सीट बच जाती हैं तो 13 अक्टूबर को सभी कॉलेजेस अपनी वैकेंट सीट शो कर देंगे भाई। हमारे कॉलेज में इस कोर्स की इतनी सीट्स बच रही हैं, इस कोर्स की इतनी सीट बच रही है। रीओपनिंग, अब जैसे कि मैंने आप सभी को बहुत पहले बता दिया था कि भाई जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया था किसी कारण से, वो मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा, लेकिन 13 तारीख के बाद 13 तारीख से लेके 18 तारीख तक वो रजिस्ट्रेशन कर पाएगा और ओपन काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो ओपन काउंसलिंग 13 से 18 अक्टूबर के बीच होने वाली है। फॉर्म रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं ओपन काउंसलिंग के लिए। उसके बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर ओपन मेरिट लिस्ट, जो ओपन मेरिट लिस्ट लगेगी उसके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सबको पता है कि भाई ऑनलाइन हो रहे हैं, वो अपने आप कर रहे हैं। तो वो 14 से 21 अक्टूबर के बीच में अपने आप भाई आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेंगे जो नया रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद भाई प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट ओपन मेरिट लिस्ट फॉर द लेफ्ट एवर कैंडिडेट्स, जो ओपन मेरिट लिस्ट जो सीट बच जाएंगी उनकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट ओपन लगेगी वो 22 अक्टूबर को लगने वाली है। डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट ओपन मेरिट लिस्ट, जो फर्स्ट ओपन मेरिट लिस्ट है वो आप सभी के बीच 23 अक्टूबर को आ जाएगी भाई। उसकी फ़ीस आप 23 से 26 तक पे कर सकते हैं। सेकंड जो ओपन मेरिट लिस्ट है वो 27 अक्टूबर को आएगी भाई। डिस्प्ले ऑफ सेकंड ओपन मेरिट लिस्ट फॉर द 28 को आपके बीच सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाएगी जो ओपन वाली है, और उसकी फ़ीस आप 28 से 30 तक पे कर सकते हैं। तो ये शेड्यूल इन्होंने फ़िलहाल के लिए बनाया है, और जो कि बिल्कुल जेन्युइन शेड्यूल है। आप सभी के बीच ये नोटिस आ जाएगा अगर अभी तक नहीं आया है तो, लेकिन मैं बिल्कुल अपडेटेड हूँ तो मेरे पास ये नोटिस आ गया है। ओपन मेरिट लिस्ट कैन बी फर्दर जनरेटेड ऑन नीड बेसिस, अगर फिर भी सीट बच जाए हैं तो भाई अगली लिस्ट लगाने का ये अपना आप कष्ट कर लेंगे, आपने कुछ नहीं कहनी थी। अब सेकंड पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, जिसके अंदर सब कुछ क्लैरिफाई इन्होंने कर रखा है, जो बार बार आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमारा इस कोर्स में नहीं आया, हमारी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, हमारा सेकंड कोर्स में प्रेफरेंस वाइज, तो उसके बेस फीस पे अब क्या लिखा हुआ है। तो भाई जो फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है फर्स्ट मेरिट लिस्ट जनरेशन वाले के अंदर, मेरिट लिस्ट विल बी जनरेटेड कोर्स वाइज इन द सिस्टम बेस्ड ऑन द सीट मैट्रिक्स, रिजर्वेशन ब्रेकअप ऑफ द कोर्सेज सीट्स
फॉर द ऑल दोज एप्लीकेंट्स हुज ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज कम्प्लीट। भाई मेरिट लिस्ट तैयार की गई है सीट मैट्रिक्स के हिसाब से रिजर्वेशन ब्रेकअप के अकॉर्डिंग जिन जिनकी डीवी कंप्लीट हो गई थी। सेकंड पॉइंट में लिख रखा है जिन्होंने 24 सितंबर 2020 तक अपना डीवी कंप्लीट हो गया था, जिनका वो यहाँ तो ऑनलाइन था और कॉलेज वालों ने करना था, तो उसके अकॉर्डिंग ही उनका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर आया हुआ है। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है अगर कोई भी कोर्स है उसका सब्जेक्ट कम्बिनेशन S1 S2 S3 फॉर S1 S2 S3 और S4 है और एप्लीकेंट ने अपना अलग कॉम्बिनेशन के हिसाब से कोर्स को फिल किया है, उसी कोर्स को जैसे कि S2 S1 S3 इस तरह से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया है, तो उसका सबसे पहले S2 सब्जेक्ट के हिसाब से सीट चेक करेंगे भाई सीट अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो उसकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग वो कोर्स उसको एलोकेट होगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में लिख रखा है भाई अगर 3 अलग अलग कॉलेजेस के अंदर आपने एक ही कोर्स के लिए अप्लाई किया है, प्रेफरेंस भाई जैसे ABC ये 3 कॉलेजेस और आपने BCA के हिसाब से प्रेफरेंस दी है, तो आपको सबसे पहले भाई इन वन कॉलेज अंडर BCA डिपेंडिंग ऑन हिज रैंक सबसे पहले आपका B चेक करेंगे भाई बी कॉलेज के अंदर उस कोर्स की कट ऑफ क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, फिर C फिर A, इस अकॉर्डिंग आपको सीट एलोकेट की जाएगी। उसके बाद इस पॉइंट में लिख रखे इफ़ एन एप्लीकेंट हैज़ अप्लाइड फॉर द डिफरेंट कोर्सेज, अगर अलग अलग कोर्सेज एक ही कॉलेज के अंदर अलग अलग कोर्सेज के अंदर आपने अप्लाई किया है और आपने कोई प्रेफरेंस दी है भाई C2 C1 और C3 अलग अलग कोर्स और प्रेफरेंस आपने जो भी अपने मन करे उससे दी है, तो भाई उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको कोर्स एलोकेट करेगा जो सेंट्रलाइज्ड पैनल है। जैसे C2 को सबसे पहले चेक करेगा, फिर C1 को और फिर C3। उसके बाद इस पॉइंट में इफ़ एन एप्लीकेंट हैज़ अप्लाइड फॉर द डिफरेंट कोर्सेज C1 C2 C3 इन डिफरेंट कॉलेजेस ABC सपोज इज प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू C2 C C1 A, जैसे कि अलग अलग कोर्स और अलग अलग कॉलेजेस में अगर आपने अप्लाई किया है और प्रेफरेंस भी अपने अकॉर्डिंग दी है, तो उस हिसाब से भी आपका उसी कॉलेज वाइज प्रेफरेंस और कोर्स वाइज प्रेफरेंस के हिसाब से कट ऑफ को चेक किया जाएगा। इसमें ये लिखा हुआ है और ही विल बी ऑफर्ड सीट इन डिस्टिंक्ट कोर्सेज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट इन द कोर्सेज ऑफ हिज रैंक इन द मेरिट के हिसाब से ही उसको जो कोर्स और कॉलेजेस उसने अप्लाई किए हैं उसके अकॉर्डिंग इसको सीट एलोकेट की जाएगी। If any situation have mixing of above scenario pop up, the situation will be handled accordingly। अगर इस सारी सिनेरियो से अलग कुछ होता है तो वो भी हैंडल किया जाएगा, इसके अकॉर्डिंग किया गया है मेरिट लिस्ट तैयार करते वक्त। Applicants admitted during first merit list in the particular course will not be allowed to change their course subject even if the seat are vacant after first merit list। No upward mobility of preference is allowed। Such applicants can make subject faculty change as per the schedule only after the process of open merit list open counseling is above subject to the availability of seat। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है भाई, इसके अंदर ये लिखा हुआ है जैसे आप सोच रहे हो कि भाई मैंने प्रेफरेंस दी थी ऑनर्स में और मेरा आ गया सिंपल में, तो मैं अब ऑनर्स में ले सकता हूँ, तो उसमें ये कह रखी है भाई मोबिलिटी नहीं होगी वापस उस कोर्सेज़ के लिए, आपकी कट ऑफ क्लियर ही नहीं हुई है तो आपका नंबर उसमें कैसे आ जाएगा। तो उसमें इन्होंने एक ही प्रावधान बता रखा है कि भाई ओपन मेरिट लिस्ट जब ओपन काउंसलिंग के लिए आप अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर आप दोबारा से उसी सेम प्रोसीजर से गुजरेंगे। जब इस प्रोसीजर से आप गुजर रहे हैं जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगी है, उसी तरीके से मैंने आपको बताया कि भाई ओपन मेरिट लिस्ट में भी ऐसे ही लिस्ट लगने वाली है। ये था भाई फर्स्ट मेरिट लिस्ट का। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा था भाई मेरा इसमें हो गया भाई इस कोर्स में हो गया और मेरे प्रेफरेंस में ये लास्ट था और मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस वाला नहीं हुआ, तो भाई वो आपकी मेरिट के हिसाब से था भाई, आपके नंबर इतने अच्छे नहीं थे जितने और स्टूडेंट्स के नंबर थे और उन्होंने उस कोर्स के अंदर अपनी सीट वो कर ली भाई, उनकी लोकेट होगी, सीट आपकी नहीं हो पाई। वो परसेंटेज का रोल था भाई सारा, इसके अंदर इनका कोई ये ना सोचो कि भाई इनने कोई गलती से आपको वो वाली सीट दे दी। उसके बाद भाई सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में देखो, द एप्लीकेंट वो कम्प्लीटेड ऑन यही बात है भाई 24 सितंबर तक जिन्होंने अपना डीवी हो गया था जिनका, उन्हीं का नाम आप सेकंड लिस्ट में विल नॉट ऑफर्ड एनी कोर्स इन द फर्स्ट में। देखो अब देखो ये बात इम्पोर्टेंट है, जिन जिन स्टूडेंट का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कोई भी कोर्स नहीं आया है, सपोज जैसे कि एक स्टूडेंट है जिसका कोई भी कट ऑफ क्लियर नहीं करी, उसने 5 प्रेफरेंस भरी हैं, 500 में किसी में नाम नहीं आया,
तो उस स्टूडेंट का सेकंड लिस्ट में नाम आएगा। ये मत सोचना कि भाई अभी तेरा निकीराम कॉलेज या फिर किसी अन्य कॉलेज के अंदर नाम आ रहा है फर्स्ट लिस्ट में तो एडमिशन नहीं लेगा तो सेकंड में भी वो नाम रहेगा, नहीं रहेगा भाई, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। वो फर्स्ट में रहेगा और सेकंड में सिर्फ उन स्टूडेंट्स का नाम आएगा जिनको फर्स्ट लिस्ट के अंदर कोई भी कोर्स एलोकेट नहीं हुआ था। अगला पॉइंट क्या कहता है, द सेकंड मेरिट लिस्ट विल बी जनरेटेड ऑन द सेम पैटर्न ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट। जो पहली मेरिट लिस्ट लगी है उसी के पैटर्न पे सेकंड मेरिट लिस्ट लगने वाली। थर्ड पॉइंट में क्या लिख रखा है, इफ एन एप्लीकेंट हैज़ बीन ऑफर्ड एडमिशन टू पर्टिकुलर कोर्स इन फर्स्ट मेरिट लिस्ट एंड ही डज नॉट टेक द एडमिशन, he does not submit the fees during specified timeline, then he will not be considered towards second merit list. Such candidate will be considered in open merit list only subject to the availability of seats. Important point है भाई, ध्यान से सुन लेना। जो ये सोच रही हैं कि भाई अगर मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आ रहा है और मेरे को मेरा सेकंड प्रेफरेंस वाला कोर्स या कॉलेज मिल रहा है तो मैं अगर सेकंड मेरिट लिस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर फीस ही पे ना करूं तो मेरा सेकंड लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला भाई सेकंड लिस्ट में नाम। क्योंकि मैंने आपको एक बात बिल्कुल कान खोल के सुन लियो भाई, जो मेन इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जिन जिन का नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ लिया उनका सेकंड में आवे को ना, सेकंड में उनका होगा जिनका फर्स्ट में नाम आ ही नहीं रहा है। इस बात को ध्यान से सुन लेना भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है आप सभी के लिए। कभी ये सोचो कि अगर मैं भाई फीस ही पेमेंट ना करूं फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ रहा है और भाई सेकंड में ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं आऊगा भाई, बिल्कुल भी नहीं आऊगा। उसके बाद भाई नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा है, इफ़ एन एप्लीकेंट हैज़ बीन ऑफर्ड एडमिशन टू पर्टिकुलर सेगमेंट डज नॉट टेक एडमिशन। हाँ ये देखो भाई, इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। एप्लीकेंट एडमिटेड ड्यूरिंग सेकंड मेरिट लिस्ट इन द पर्टिकुलर कोर्स विल नॉट बी अलाउड टू चेंज देयर कोर्स सब्जेक्ट इवन इफ द सीट आर वैकेंट आफ्टर सेकंड मेरिट लिस्ट। ये क्या रखे है भाई, जिसका सेकंड मेरिट लिस्ट में जो सा भी कोर्स ऑफर हुआ है वो अपने कोर्स को चेंज नहीं कर सकता। जिस कोर्स के अंदर उसका एलोकेट हुआ है उसे में उसको एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर वो फिर भी अपना कोर्स बदलना चाहता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बदलना चाहता है या और कुछ अपना दूसरे कोर्सेज के अंदर कुछ वो करना चाहता है तो वो सिर्फ ओपन मेरिट लिस्ट का ही प्रावधान इन्होंने रखा है। उम्मीद करता हूँ भाई जो मेन जो आपकी एक समस्या थी, तीनों में से एक समस्या वो आपकी रिजॉल्व होगी जो बार बार आप ये पूछ रहे थे कि भाई सेकंड मेरिट लिस्ट का क्या प्रावधान है, सेकंड मेरिट लिस्ट का क्या प्रावधान है। उसके बाद ओपन मेरिट लिस्ट जनरेशन, अब ये बात और भी इम्पोर्टेंट हो रही है। जैसे जैसे हम लेटर के नोटिस के नीचे आते जा रहे हैं उतना इम्पोर्टेंट होता जा रहा है वो नोटिस। अकॉर्डिंग टू पास्ट प्रैक्टिसेस द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन फिजिकल काउंसलिंग वाज फॉलोड बाय द कॉलेज यूनिवर्सिटी आफ्टर द एग्जॉस्ट ऑफ फाइनल सेकंड मेरिट लिस्ट। जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि भाई आज से पहले जो फिजिकल काउंसलिंग होती थी उसी को ओपन काउंसलिंग बोलते थे और जितने भी स्टूडेंट आ रहे हुआ करते भाई उनके ऊपरले परसेंटेज के स्टूडेंट को ले लेते थे सीट वैकेंट के हिसाब से। लेकिन अब की बार क्या लिख रखे है, द एप्लीकेंट विल हैव टू मार्क देयर फिजिकल प्रेजेंस इन कॉलेज। पहले उनको भाई कॉलेजेस के अंदर फिजिकल प्रेजेंस देनी पड़ती थी एवरी डे ड्यूरिंग ओपन काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रेजेंस द कॉलेज विल prepare the merit list every day and then applicants will allowed online admission through portal in order of their merit। जो मैंने बताया था वही प्रोसेस इन्होंने बता रखा है जो पहले फिजिकल काउंसलिंग ओपन काउंसलिंग होती थी। दिस प्रोसेस ऑफ ओपन काउंसलिंग वाज फॉलोड विद लेट फीस टिल द लास्ट डेट और एलोकेटेड ऑफ ऑल सीट्स whichever is earlier on account of COVID-19 the entire process of UG admission is being online। मैंने आपको बताया भाई कोविड-19 के चलते सारा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया है इन्होंने ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19 for with effect of from current session 2020-2021 it is not possible for online admission software to generate open merit list on day-to-day basis during open counseling, therefore it is proposed to change the process of open counseling as given below। ओपन काउंसलिंग के प्रावधान इन्होंने बदल दिए हैं, अब की बार पहले कुछ और होता था अब कुछ और है। ये पॉइंट ध्यान से सुन लियो भाई क्या लिख रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट में इंस्टेड ऑफ ओपन काउंसलिंग द नोटेशन ओपन मेरिट लिस्ट विल बी यूज्ड दिस एकेडमिक। इसमें लिख रखा है पहले ओपन काउंसलिंग बोलते थे लेकिन अब की बार इन्होंने उसका नाम बदलकर ओपन मेरिट लिस्ट लिख दिया है। ओपन मेरिट लिस्ट विल बी जनरेटेड कोर्स वाइज इन द सिस्टम आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेंट ऑल द वैकेंट सीट एक्सेप्ट एससी कैटेगरी विल बी कन्वर्टेड इनटू हरियाणा। देखो भाई कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ऑल द रिमेनिंग एप्लीकेंट ऑफ फर्स्ट सेकंड मेरिट लिस्ट और दोज एप्लीकेंट्स हु हैव अप्लाइड ऑन आफ्टर 13 अक्टूबर विल बी कंसीडर्ड टुवर्ड ओपन मेरिट लिस्ट ऑल द रिमेनिंग। देखो भाई कितनी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पहले भी आपको कहा था कि भाई जितनी भी कैटेगरीज हैं वो ओपन मेरिट लिस्ट में ख़त्म हो जाती हैं सिर्फ एक एससी कैटेगरी को छोड़ के। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये काफ़ी समय से ये चलता आ रहा है भाई। जो स्टूडेंट वहाँ पे प्रेजेंस होता था उनके सभी के ऊपरले स्टूडेंट को छाट लिया जाता था और एससी कैटेगरी वाइज लिस्ट लगती थी भाई, एससी कैटेगरी के अलग और सभी जितने भी कैटेगरी बच गई उन सभी की एक, और सभी एचओजीसी के अंडर आते थे।
तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भाई भी इन्होंने बता रखा है, वैसा ही ये करने वाले हैं, ठीक है। और ओपन मेरिट लिस्ट के अंदर नाम किसका आएगा? ओपन मेरिट लिस्ट के नाम के अंदर नाम उस स्टूडेंट का आएगा या जिसका जो पहली 2 लिस्ट है उनमें नाम ना आया हो, या फिर जिन्होंने बाद में रजिस्ट्रेशन कराया हो 13 अक्टूबर के बाद ऑनलाइन, उनका नाम आएगा भाई। आई बात समझ में? अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कोई नाम आ रहा है, आपने कोर्स पसंद नहीं है, तो आपको 13 अक्टूबर के बाद कुछ अलग से कुछ इस तरह का काम, शायद कोई प्रोसेस होगा जिससे आप ओपन काउंसलिंग के लिए भी आप एलिजिबल हो सकें। तो ये थी भाई ओपन काउंसलिंग के बारे में। मोर देन वन ओपन मेरिट लिस्ट कैन बी जनरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। भाई एक या एक से ज़्यादा मेरिट लिस्ट लग सकती हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ यूजी ऑनलाइन एडमिशन पोर्टिंग अप क्लोजिंग डेट इज मैंडेटरी फॉर एडमिशन सीकर इफ नो सर्कमस्टेंसेज एडमिशन विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ पोर्टल विल बी अलाउड। इसमें लिख रखे है भाई, इसमें रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है क्लोजिंग डेट से पहले अगर एडमिशन लेना। तो ओपन मेरिट लिस्ट के अंदर भी आप सभी को पता है कि भाई 13 तारीख के बाद और शायद 19 तारीख तक आपका खुलेगा ओपन मेरिट लिस्ट के लिए। फीस जनरेशन सिनेरियो, भाई फीस का बता देते हैं, जो बार बार रिफंड फंड जो भी मैटर है वो सभी शायद इसके अंदर क्लेरिफाई कर रखा होगा। फीस फंड विल बी चार्ज ऑन द स्टूडेंट इन द ऑनलाइन तरीके से फीस पेमेंट कर सकते हैं। ट्यूशन फीस ऑफ गर्ल स्टूडेंट की ट्यूशन फीस 0 होती है। ट्यूशन फीस ऑफ ऐसी स्टूडेंट की भी 0 होती है। टोटल अमाउंट ऑफ फीस एंड फंड इन द चार्ज फॉर द ऐसी स्टूडेंट ऑफ हरियाणा इज गवर्नमेंट कंडीशन दैट द ऐसी स्टूडेंट concerned avail post matric scholarship having family income less than 2.5 lakh current fiscal year. The backend verification of income certificate uploading, इसमें लिख रहे हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में बता रखे है भाई, जो ऐसी स्टूडेंट्स को मिलती है और 2.5 लाख का कोई सिनेरियो भाई इससे नीचे इनकम होनी चाहिए। माइग्रेशन एलिजिबिलिटी फीस इफ एप्लीकेबल इज टू बी चार्ज ओनली फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ द अदर देन हरियाणा बोर्ड। हरियाणा बोर्ड से जो अलग स्टूडेंट हैं उनको माइग्रेशन और एलिजिबिलिटी फीस भी देनी पड़ेगी। ये प्रावधान अब की बार है, पता नहीं पहले भी था, मेरे को ध्यान नहीं है। इन केस ऑफ नॉन कॉम्बिनेशन कोर्सेज टोटल फीस टू बी चार्ज फॉर द स्टूडेंट इंक्लूडिंग कोर्स फीस प्लस सब्जेक्ट प्रैक्टिकल फीस अकॉर्डिंग टू द ऑनलाइन एडमिशन सॉफ्टवेयर। जो भाई जिन सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल होती है उनकी प्रैक्टिकल फीस अलग से लगती है, उसके बारे में बता रखे हैं। In case of combination courses, total fees to be charged for the student include course fees, subject combination fee according to their online admission software। वही बात है भाई, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपकी फीस तैयार होने वाली है। स्टूडेंट ऑप्टिंग गवर्नमेंट कॉलेज विल हैव टू मेक एनुअल पेमेंट इन वन गो। जो गवर्नमेंट कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट एडमिशन लेंगे एक बार में फीस पेमेंट करनी पड़ेगी 1 साल की। स्टूडेंट ऑप्टिंग गवर्नमेंट एडेड सेल्फ फाइनेंस कॉलेज शुड हैव बोथ ऑप्शन ऑफ एनुअल पेमेंट इज 1 गो एंड 2 इंस्टॉलमेंट। इसमें लिख रखे है भाई कि 1 साल की जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं, उसमें 66:4 यानी 3:2 में आपकी एनुअल फीस को आपने देना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। एक बार इकट्ठी देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ की फीस थोड़ी सी हाई होती है, स्टूडेंट नहीं दे पाते कई बार। बिफोर टेकिंग द फाइनल पेमेंट ऑफ एडमिशन फी फंड फ्रॉम द एप्लीकेंट्स, द फॉलोइंग मैसेज विल डिस्प्ले द admission seekers on the online admission portal. You will have been given provisional admission on this course subject to the verification of your eligibility in the course by the college affiliating university. In case of any discrepancy, the college is authorized to cancel the provisional admission of the student. इसमें लिख रखा है फीस पेमेंट के बाद आपका प्रोविजनली एडमिशन हो जाएगा। द कॉलेज इज ऑथराइज टू टेक द शॉर्ट पेमेंट इफ एनी फ्रॉम द स्टूडेंट टू लेटेस्ट एज पर एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट। ये लिख रखे है भाई, इसके अंदर जो फीस पेमेंट है उसके बारे में बता रखे कि द ऑथराइज टू टेक द शॉर्ट पेमेंट इफ एनी फ्रॉम द स्टूडेंट लेटेस्ट स्टेज इन द एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के हिसाब से भाई फीस पेमेंट होने वाली है। द अबव मेंशन मैसेज विल आल्सो बी प्रिंटेड ऑन द फीस डिपॉजिट रिसिप्ट ऑफ द स्टूडेंट। फीस रिसिप्ट जो बन के आओगी वो सारा मैसेज उसके ऊपर भी होगा। आफ्टर द प्रोविजनल एडमिशन ऑफ स्टूडेंट, द प्रिंसिपल ऑफ द रिस्पेक्टिव कॉलेज मस्ट इंश्योर द कंफर्म द एलिजिबिलिटी इन यूजी कोर्सेज एज पर द एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। यूनिवर्सिटी के नियम उसके हिसाब से उसकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे भाई, उस कोर्स के अनुसार वो एलिजिबल है या नहीं है। इन केस स्टूडेंट इज़ नॉट एलिजिबल, अगर स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होता है तो उसका एडमिशन कैंसिल करने का पूरा अधिकार प्रिंसिपल को है। यही लिख रखा होगा भाई इसके अंदर, और तो क्या होगा। उसके बाद भाई लास्ट की बात है, उसके बाद 2 बातें और बताने वाला हूँ। सब्जेक्ट चेंज, फैकल्टी चेंज, कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन सिनेरियो। A separate module will be provided to the colleges on online admission portal for handling the case pertaining to subject change, faculty change, cancellation of admission, the adjust of fees fund with respect such student will be handled by the respective college as per the norm of affiliating university and state government. The schedule of the subject change, faculty change is given below. इसमें लिख रखे भाई कुछ सब्जेक्ट चेंज करवाना चाहे, फैकल्टी चेंज, कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन, उन सभी के लिए जो यूनिवर्सिटी है
जैसे कि रोहतक के कॉलेजेस की एमडी यूनिवर्सिटी है, बाकी बाहर के भी हैं कई कॉलेजेस। तो यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स चलेंगे भाई, यूनिवर्सिटी के रूल चलेंगे, उसके ऊपर कैसे वो फंड करती है, कितना % क्या कुछ है। उसके लिए जो फर्स्ट पॉइंट बता रखे हैं, इनवाइटिंग एप्लीकेंट्स फॉर द सब्जेक्ट फैकल्टी चेंज बाय द स्टूडेंट। जो एडमिशन हो लेंगे उसके बाद अगर आप सब्जेक्ट फैकल्टी चेंज करवाना चाहते हो तो उसके लिए आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो 31 अक्टूबर से और भाई 3 नवंबर तक आप अपने सब्जेक्ट चेंज और फैकल्टी चेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट फैकल्टी चेंज ऑन द ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल बाय द कॉलेजेस। एडमिशन पोर्टल जो ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल है कॉलेजेस का, उसके ऊपर जो सब्जेक्ट चेंज फैकल्टी है, सब्जेक्ट और फैकल्टी चेंज है ऑन द ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल बाय द कॉलेज। जैसे ही आप कॉलेजेस के अंदर अप्लाई करोगे तो कॉलेजेस को भी तो आगे अप्लाई करना पड़ेगा भाई। जो सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल है तो उनका जो टाइम दे रखा है वो 4 से 6 नवंबर के बीच में वो अपना आप अप्लाई कर लेंगे। द सब्जेक्ट चेंज फैकल्टी चेंज विल बी डन ओनली आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ओपन मेरिट लिस्ट ओपन काउंसिलिंग इज आवर सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। तो ये बात थी भाई। और ओपन मेरिट लिस्ट लगने के बाद ही वो जो रिफंड वगैरह जो सब्जेक्ट चेंज फैकल्टी चेंज का प्रोसेस है वो हो जाएगा। इसके अंदर मैंने आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर करे हैं, इन्होंने क्लेरिफाई भी किया है लिस्ट के बारे में, किसका नाम कैसे आएगा। तो जो मेरी अब फ़िलहाल जो सलाह है आप सभी के लिए, एक एडवाइस है, अगर आपको जौन सा भी कोर्स फ़िलहाल जो एलोकेट हो रहा है जिसके लिए आपकी फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, सबसे पहले भाई आप ये पूछ रहे थे कि भाई लिस्ट के अंदर नाम आ गया तो अब आगे क्या करना है। तो जो आगे करना है वो आपको अपने पोर्टल के ऊपर लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे वहाँ पे आपको लिखाएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ये कोर्स एलोकेट हो गया है। वहाँ पे आपको फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस की एक इंस्टॉलमेंट में सीधा एक ही बार में पेमेंट हो जाएगी, थोड़ी सी फीस होती है, लेकिन जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं उनकी थोड़ी फीस ज़्यादा होती है, तो इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करनी पड़ती है, तो उसमें आपको 60% फ़िलहाल पे करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस है भाई। अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया है तो अपनी फ़ीस पेमेंट करो, और फीस पेमेंट करने के बाद अगर कोई आगे कोई ऐसा प्रोसीजर आता है आपके पोर्टल के ऊपर कि भाई आप कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी करवाना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप फ़ीस पेमेंट करने की पूरी कोशिश करो कि आप लॉगिन करके अपनी फ़ीस पेमेंट करो, क्योंकि भाई आज 2 अक्टूबर है और 6 तारीख तक आप अपनी फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले। ये थी भाई फ़ीस पेमेंट के बारे में। और अब एक बात मैं कहना चाहूँगा अपनी तरफ से भाई, जौन सा भी कोर्स अगर आपने एलोकेट हो रहा है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर, कोई सा भी हो रहा हो, घबराओ मत, उसके अंदर एक बार एडमिशन ले लो, एक बार एडमिशन ले लो। मेरी मानो तो क्यों ले लो, अगर आप ये सोचो भाई ये मेरा मनपसंद कोर्स नहीं है तो भाई रह जाओगे, बाद में कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। खाम खा रह गए, साल ख़राब हो जाएगा, कितने एडमिशन होगा नहीं, समझदारी से काम लेने में फ़ायदा है। एक बार एडमिशन ले लो, अगर उसके बाद अपना ओपन मेरिट लिस्ट के अंदर आप अप्लाई कर लेना, जिसके अंदर अगर कोई बढ़िया कोर्स आपका लोग हो जाए आपका मनपसंद, तो उसके अंदर फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाता है। एप्लीकेशन लिखने के बाद उसका अलग प्रोसीजर है, वो आप सभी को मैं क्लैरिफाई कर दूँगा। तो ये था भाई फ़िलहाल, अब एडमिशन ले लेना चाहिए जिस कोर्स के अंदर एलोकेट हो रहा है मैटर। दूसरी बात, अब काफ़ी स्टूडेंट का नाम में ना आ रहा है, कोई सा कोर्स एलोकेट नहीं हो रहा है उनको, तो वो भाई सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करो। अगर फिर भी नहीं आवा है तो ओपन मेरिट लिस्ट में नाम ज़रूर आऊगा, कितने न कितने एडजस्ट हो गए जिस हिसाब से आपका परसेंटेज है। तो भाई काफ़ी स्टूडेंट के मेरे पास कॉल भी आई थी, मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे कि भाई हमारा कितने भी नहीं हुआ है, तो मैं कहा भाई सेकेंड मेरिट लिस्ट का वेट करो और ओपन मेरिट लिस्ट का वेट करो। ये था भाई सेकंड पॉइंट। उसके बाद ये कोर्सेज़ के ऊपर भी ये बात एप्लीकेबल होती है कि भाई मनपसंद नहीं आया तो क्या है, फिर भी ले लो भाई। और कॉलेजेस के अंदर भी और कोर्सेज़ के अंदर भी, दोनों के अंदर मैं यही आपको एडवाइस देना चाहूँगा, एक बार फीस पेमेंट कर दो, उसके बाद ओपन मेरिट लिस्ट के अंदर अप्लाई कर लेना। उसके अनुसार अगर आपकी किस्मत बढ़िया हुई तो आपको वो कोर्स मिल जाएगा। ये बात मत देखना कि भाई फर्स्ट में पेमेंट नहीं करूँगा तो सेकंड में नाम आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आओगा भाई। उसके बाद भाई ये मेन पॉइंट थे, जो 4 से 5 पॉइंट थे जो मैंने क्लैरिफाई किए हैं इस नोटिस के हिसाब से। और एक जो भाई बार बार क्यूरीज आ रही थी, फंड ट्रांसफ़र या फिर एडमिशन कैंसिल के दौरान हमारी फ़ीस वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, रिफ़ंड होगा या नहीं होगा, तो वो बता देता हूँ मैं आपको। मैंने खुद कई एडमिशन कैंसिल करवा रखे हैं, उसमें शायद 75% का प्रावधान होता है, 25% फ़ीस कट जाती है, 75% मिल जाती है। लेकिन शायद जो कोर्स ट्रांसफ़र होता है या फिर कॉलेज ट्रांसफ़र होता है आपका, इस कॉलेज में बढ़िया कॉलेज में अगर नाम आ जाता है ओपन मेरिट लिस्ट के अंदर और इस कॉलेज में आपने फ़ीस पेमेंट कर रखी है,
तो भाई इस कॉलेज से इस कॉलेज के अंदर ऑटोमेटिकली आपकी मेरे हिसाब से अब की बार शायद आपका पूरा फंड ट्रांसफ़र हो भी जाएगा, अगर नहीं होगा तो 75% तो डेफिनेटली होगा। तो ये इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स थे भाई आपके। उम्मीद करता हूँ भाई मोस्टली डाउट क्लियर करे होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मैं आपकी सारी कमेंट पढ़ने लग रहा हूँ, मोस्टली का रिप्लाई भी कर रहा हूँ, रात में भी करता रहूँ भाई, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इतना बड़ा कुछ वो बड़ा प्रोसीजर नहीं है कि आपका समझ में ना हो, बिल्कुल आसान है। जिसका फिलहाल नाम आ रहा है, जिसमें भी आ रहा है, एक बार फीस पेमेंट कर दो। सेकंड मेरिट लिस्ट की बात ना देखो, उसमें थारा नाम आवे कौन, पहली में आ रहा है। ओपन मेरिट लिस्ट एक आखिरी आपके लिए विकल्प बच जाएगा। अगर आपका मनपसंद कोर्स के अंदर आपने दोबारा एडमिशन लेना है, एक बार आप सबसे पहले अपना जो भी ठहरा है उसको आशीर्वाद समझ गए भगवान का, एक्सेप्ट करो। और भाई आगे के लिए अपना फ्यूचर के लिए देखो कि ओपन मेरिट लिस्ट के अंदर आपने क्या करना है। अगर अब एक्शन नहीं लिया तो भाई आगे फिर ख़राब हो सकता है काम। तो भाई ये अपडेट थी आप सभी के लिए। अभी बिल्कुल नोटिस आया था क्लियरिफिकेशन का, इससे की बाट देख रहा था मैं कद सी का होगा। तो भाई ये वीडियो थी भाई, उम्मीद करता हूँ भाई वीडियो बहुत बढ़िया लगी। वीडियो बढ़िया लगे वीडियो को लाइक करो और सभी के पास फैला दो भाई जो एडमिशन लेना चाहते हैं। वीडियो बड़ी है मैंने मेरा है, लेकिन आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है। और भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, जैसे आप प्यार बनाए रख रहे हो भाई, अभी तक आपने बहुत प्यार दिया है, ऐसे ही देते रहो। और भाई वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।